स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो कल के सेशन से जुड़े हुए कोई डाउट्स हैं? एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे रिवीजन के तौर पे। अगर नीर रुपए के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट होगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी या घटेगी? कल बताया था मैंने, बताइए। ये कल बताया था मैंने आपको। जी नमस्कार, बिल्कुल, राधे राधे, वेलकम। जरा ये बताओ, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जिसने समझ लिया है वो सही जवाब देगा, क्योंकि ये था टेक्निकल था थोड़ा। इंक्रीज होगी, है ना? इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, राइट सर? डिक्रीज होगी। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी या घटेगी? सर यहाँ तो घटेगी। यस और नो? यहाँ तो घटेगी। नो सर, आप मत घुमाओ हमें, हमें बहुत अच्छे से पता चल गया। ओके। नीर अप्रोक्सीमेटली कितनी करेंसीज के साथ हम देखते हैं? नीर को अप्रोक्सीमेटली हम कितनी करेंसीज के साथ देखते हैं? 40। वन तो NER होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में 40 करेंसी, ग्लोबल करेंसी। अच्छा, NER और REER के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा कब? कब डिफरेंस ज्यादा होगा, कब? बताओ। जब इन्फ्लेशन दो इकोनॉमीज में ज्यादा होगा, फर्क होगा। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन टू इकोनॉमीज इज डिफरेंट। इट इज हाई इन वन एंड लो इन द अदर वन। ऑल राइट। अच्छा, लेबर कॉस्ट के बढ़ जाने से कौन से टाइप की महंगाई बढ़ती है? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? बताओ। इस सिचुएशन से एक्सपोर्टर को फायदा होगा या नुकसान होगा? जब $1.83 से 70 पहुंच जाए। और इसे कहते क्या है? इसे कहते क्या है? इसको कहते हैं अप्रिसिएशन। एक्सपोर्टर्स का नुकसान होता है। बहुत बढ़िया। M नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के बेसिस पर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? SS तारापोर कमेटी की। SS तारापोर ने कहा है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाने के लिए हमें इन्फ्लेशन को बढ़ने देना होगा और डेट को कम करना होगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ओ भाई, ओ सुनो, इन्फ्लेशन को बढ़ने देना होगा। आ गए, मेरी गुगली का शिकार बन गए। ऐसे क्वेश्चन को कहता हूं मैं गुगली क्वेश्चन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है बाबू, क्या कर रहे हो? अरे यार, बात की तो थी कल हमने। फॉल्स है। मैंने घुमाया, तुम घूम गए। आर अश्विन, अनिल कुंबले के जमाने के लोग हैं हम तो।
हमने गुगली मारी, हरभजन गुगली मारते थे, हरभजन सिंह। आप लोग यार फंस गए गुगली में, ट्रैप हो गए। शशांक त्यागी सर है ना, आप लोग जानते होंगे, वो कहते हैं इसे ट्रैप क्वेश्चन, मैं कहता हूँ गूगली क्वेश्चंस, घुमा देता है जो बिल्कुल। चलो एक और बात पूछते हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा होगा है ना। मैं जीडीपी में क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं ताकि मेरे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आए, बताइए। बताइए। रोहित चौधरी ने क्वेश्चन सुना नहीं है, लिख दिया बस जल्दी से। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, कोमल यादव ने भी लिख दिया बस जल्दी से। क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं पूछा है, आप मेरे को एक सिंगल वो दे रहे हो। आई आस्क व्हाट टू ऐड एंड व्हाट टू रिड्यूस, डोंट गिव मी द सिंगल टर्म, गिव मी द होल एक्सपेंडेड वर्जन। हाँ, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, वही तो बात तो वही है, बट मैंने क्या बोला, क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, क्वेश्चन का थोड़ा मतलब अलग हो गया ना। चलो ये भी आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और क्या रखें क्वेश्चन, सीआरआर, एसएलआर, इन दोनों में बैंक्स को एक हेफ्टी रिटर्न मिलता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। हेफ्टी शब्द का मतलब बहुत ज्यादा, पहली बात तो दोनों में ही बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, सीआरआर में तो मिलता ही नहीं है, एसएलआर में जो मिलता है वो इट इज नॉट हेफ्टी। ओके, अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज लॉस एसेट आफ्टर 91 days, ट्रू और फॉल्स। A person is declared as loss asset after 91 days of not having paid the principal and interest amount. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाने ना चुकाने के 91 दिन पूरे होने पर एक इंसान को लॉस एसेट कह दिया जाता है। फॉल्स, 91 डेज पे एनपीए कहते हैं, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑलराइट, स्पेशल मेंशन वन अकाउंट का मतलब है जब 0 to 31 डेज बीत चुके हों, 1 to टेक्निकली 1 से 31 दिन, 0 तो नहीं हो सकता ना, 1 से 31 दिन बीत चुके हों, 1 से 30 दिन बीत चुके हों और किसी पार्टी ने अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चुकाया, तो उस पर्सन को एसएमए 1 कैटेगरी में डाल देते हैं। ट्रू और फॉल्स। अभिनव फंस गया गूगली में, और कौन फंसा, एक और फंसा, एक और शिकार आया। अपूर्व, अभिनव अपूर्व, 2 लोग फंसे हैं। अमन, ये ए वाले लोगों के साथ क्या पंगा है, तीनों फंस रहे हैं। चलो, अर्शिद नहीं फंसा, अर्शिद अली नहीं फंसा, आदित्य नहीं फंसा। हाँ, एसएमए 0 होता है, ये तो फंसाना था। एसएमए 0 इज 1 to 30, एसएमए 1 इज 31 to 60, एसएमए 2 इज 61 to 90 और 91 होते ही एनपीए। ठीक है जी, चलो जी अब पढ़ते हैं। क्वेश्चंस काफी कर लिए, अब पढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो मतलब अब तक चीजें आपको समझ आ रही हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा रिवीजन की कमी मुझे लग रही है आप में, तो एक बार अगर रिवीजन की कमी दूर हो जाती है तो फिर तो हम अच्छे से टॉपिक कवर कर लेंगे। पता है क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, पहली बार वीडियो देखकर शायद कोई चीज ना समझ आए, बट जस्ट वॉच इट वंस अगेन, हैव सम फेथ इन मी, हैव सम ट्रस्ट इन मी, एंड हैव सम ट्रस्ट इन योर सेल्फ ऑल्सो, और उसके बाद ताबड़तोड़ आप लग जाओ, आपको देखने मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे हर चीज। चलो अब हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन फॉरेन ट्रेड का। इकोनॉमिक पीएसआईआर किसका है, ऑप्शनल, इंटीग्रेशन इन फॉरेन ट्रेड का, टीआई जीएन टीआरए डी। जिसने पीएसआईआर में पूरा कर लिया ना सिलेबस, उसका होगा, उसने पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा तो ऐसे टर्म पढ़ना है आपको, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया पीटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सेपा, सेसा, सीपीए सीईसीए, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट,
मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये पढ़ोगे। सबसे पहला होता है जी आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, टीए को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये टर्म बार बार रिपीट होगा ना, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। वेरियस टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें लेवल 1 है, सबसे पहला लेवल है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आर्थिक तौर पे रिश्ता गहरा रहा है, रिश्ता गहरा हो रहा है। तो सबसे पहला होता है प्रेफरेंशियल, और सबसे बेसिक लेवल पे होता है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया, जहां पे दो देश आपस में अग्री करते हैं टू रिड्यूस टैक्सेस, टू रिड्यूस कोटा ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। आई रिपीट वंस अगेन, दो देश आपस में, मान लो इंडिया हो गया और भूटान हो गया, आपस में हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट किया, तो हमने एक दूसरे को वादा दिया, एक शादी की तरह, जहां पे दो दुल्हन और दुल्हन या दो लोग, आजकल तो वैसे भी LGBTQ वाला भी चलता है ना कॉन्सेप्ट, तो एक लड़का लड़का लड़की लड़की वाला भी हम थोड़ा प्रोग्रेसिव होके सोचते हैं, ठीक है ना। वॉट एवर यू आर हैविंग a symbiosis with someone else, just like that a country is there, a country is having a symbiosis with another country. Symbiosis means having a symbiotic relationship, having a close relationship, all right. So preferential trade agreement is like that close relationship, जहां पे दो कंट्रीज एक दूसरे को आश्वासन देते हैं, विश्वास देते हैं, समझौता करते हैं, और एक दूसरे के साथ वचन देते हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के लिए टैक्सेस या ट्रेड बैरियर कम करेंगे। हम ना यहाँ पे टैक्स वर्ड ना यूज करके ट्रेड बैरियर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ना देखो, सिर्फ टैक्स ही एक चीज नहीं है जिससे एक देश में दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को रोका जा सके। टैक्सेस ही इकलौती चीज नहीं है। सो ट्रेड बैरियर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स आर व्हाट? टैक्सेस इज वन एग्जांपल, कि आपने उस देश से कोई सामान आपके देश में आ रहा है, आपने उस पर एक टैक्स बैरियर लगा दिया कि 12% टैक्स दो वरना आने नहीं देंगे। साथ साथ और भी ट्रेड बैरियर होते हैं। WTO अलाउ करता है कुछ टाइप के ट्रेड बैरियर्स को, जिसमें एक आता है SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, और दूसरे होते हैं TBT, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये क्या है? WTO ने दो तरीके के कुछ एक सेफगार्ड अलाउ किए हुए हैं, कि जहां पे एक देश में दूसरे देश से जो सामान आ रहा है, उनमें टेक्निकल बैरियर के आधार पर, कि आपके देश से आलू आ रहे हैं, हमारे देश में 4 इंच से छोटा आलू नहीं आ सकता, ये टेक्निकल बैरियर है। या आपके देश से कोई फ्रूट या वेजिटेबल आ रहा है, उसमें आपने कोई केमिकल यूज किया है, हम इस केमिकल को अपने देश में आने नहीं दे सकते। सॉरी, आपने अपने एग्रीकल्चर में अपने फसल को उगाने के लिए वो केमिकल यूज किया है, हम इसे अलाउ नहीं करते। हमारी हेल्थ के लिए, लोगों के, हमारे देश के सिटीजन्स की हेल्थ के लिए खराब है। इट इज अगेंस्ट द हेल्थ ऑफ आवर सिटीजन्स, ठीक है जी। तो दो आपके SPS और TBT नाम के दो बैरियर्स हैं। SPS हेल्थ, सैनिटेशन, सैनिटरी गाइडलाइंस के हिसाब से रोकता है कि हमारे देश के सिटीजन्स की हम हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकें, और TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये किस बेसिस पे प्रोटेक्ट करता है? ये क्या करता है? टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ये हमारा TBT जिसको हम कहते हैं, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ये हमारा टेक्निकल ग्राउंड्स पे, साइज, वजन, ठीक है ना, केमिकल्स यहाँ पे भी कुछ देख सकते हो, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है ना। तो हम गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट्स को, नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है, उनके इंपोर्ट्स को, गुड्स के ऊपर, वो भी सर्विसेज में क्या ही होगा, गुड्स के इंपोर्ट को रोकने के लिए, ये किसी देश से हमारे देश में सामान आ रहा है, उसे रोकना चाहते हो, इस तरीके से रोक सकते हो, ट्रेड बैरियर लगा सकते हो। तो अब जब प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है ना, हम आपस में ट्रेड बैरियर एलिमिनेट करने की बात करते हैं, कि दो देशों का रिश्ता इतना गहरा रहा है। जैसे आप दो दोस्त हो, आप ऐसे ही रैंडमली किसी को अपने घर पे तो नहीं बुलाते होगे, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, बेस्टी होगा, बेस्टी कहते हैं ना आजकल, बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्टी है, तो आपका बेस्टी होगा, तभी आप उसको आने दोगे ना अपने घर पे। ऐसे ही हम दो कंट्रीज एक दूसरे को अगर ट्रेड में अलाउ कर रहे हैं, अपने देश में आने की परमिशन दे रहे हैं, तो वो देश आपके साथ एक अच्छा इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है उसी बेसिस पर,
क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल है दुनिया में? या 1992 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप के देशों के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए और कई बाकी देशों के लिए भी ऐसे कई सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। एक तो 1992 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात थी, 1992 के अंदर ये बात हुई थी। ऐसे ही एक और है, साउथ पैसिफिक रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए बस एग्जाम्पल के अलावा इसका मतलब याद रखना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन वन सिंपल लाइन, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में आप ट्रेड बैरियर कम करते हो किसी दूसरे देश के साथ, यू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर, द मेंबर कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस बट दे एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर, ताकि अच्छा ट्रेड रिलेशन दूसरे किसी देश के साथ बन सके। ये पहली कैटेगरी है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की, पीटीए। दूसरे पे चलते हैं हम, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसके साथ सेपा और सेसा भी पढ़ना है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के हमें सेपा और सेसा भी साथ साथ पढ़ना है। पहले सेपा और सेसा ही पढ़ते हैं। सीपीए, सीसीए, दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। सीपीए क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सेपा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, सेसा। ये दो आपके अलग अलग पार्ट्स आ गए, सेपा और सेसा, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म बता दी, अब इनके मीनिंग को समझते हैं एफटीए समझ के। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में एग्जांपल आ जाता है आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आसियान एफटीए, और साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ऐसे ही अमेरिका के लिए है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसका नाम थोड़ा बदल चुका है, अब वो अमेरिका मेक्सिको कनाडा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है ना। अब समझते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है। फ्री का मतलब पूरी तरह कोई चीज छोड़ देना, कि होता है ना, मम्मी पापा कहते हैं इसको तो मैंने फ्री छोड़ दिया है, जो करना है करे। फ्री छोड़ देने का मतलब कि अपने डिसीजंस खुद लो, और यहाँ पे यही हो रहा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल बैरियर्स, हर टाइप के ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर। पर सर ये तो पीटीए में भी था, तो सर इसमें अलग क्या हुआ? बेटा ट्रेड बैरियर तो रिड्यूस हो ही रहा है, साथ साथ ट्रेड रिलेशनशिप भी क्रिएट किया जा रहा है, ताकि साथ साथ बेटर ट्रेड रिलेशनशिप भी क्रिएट किया जा रहा है। जैसे हमने मान लो यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया, तो टैक्सेस वो भी कम करेंगे, हम भी कम करेंगे, बट ट्रेड फैसिलिटेशन को भी बढ़ावा देंगे। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जानबूझ के कुछ आइटम्स को फिगर आउट किया जाएगा, कि जैसे दुबई में पानी की कमी है, तो एग्रीकल्चर उतना हो नहीं पाता, तो इंडिया में बनी हुई चीजें, खासतौर पे हमारे बासमती चावल का, वो इंपोर्ट करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट करिए हमसे, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे सिर्फ आपके लिए, या हम आपके साथ एक ऐसा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपके व्यापारी हमारे देश से चावल खरीदने आते हैं, तो कम से कम टाइम में, कम से कम लीगल हर्डल, लीगल हैसल के साथ हम आपके व्यापार को पूरा करके देंगे, कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको ब्रेक नहीं कर सकती दोनों में से कोई पार्टी। अगर ब्रेक करेगी तो क्या सजा होगी, वो भी आपस में डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है ना, आपस में डिसाइड करके रखते हैं। तो ये दूसरा स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, सो दैट यू कैन क्रिएट गुड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, गुड ट्रेड रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज। तो ये हमारा सेकंड है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसी के बाद सेपा और सेसा, ये एक एक लेवल आगे जा रहे हैं।
दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन एफटीए। मतलब एफटीए अगर लेवल 1 था तो अब लेवल 2 की शुरुआत हो रही है बेटा। और लेवल 2 में दो चीजें हैं, सेपा भी है और सेसा भी है, दोनों में काम किया। मेजर डिफरेंस दोनों का ये है कि सीईसीए सिर्फ टैरिफ रिडक्शन की बात करता है, टैक्स रिडक्शन की, टैक्स या टैरिफ रिडक्शन की बात करता है, टैक्स या टैरिफ रिडक्शन की कौन बात करता है? सीईसीए। इट ओनली टॉक्स अबाउट टैरिफ रिडक्शन और टैक्स रिडक्शन, ठीक है ना। या नेगेटिव लिस्ट को रिमूव करने की, नेगेटिव लिस्ट मतलब उन आइटम्स पे जिसपे सरकार रिलैक्सेशन नहीं देती थी, उस रिलैक्सेशन को देने के लिए नेगेटिव लिस्ट रिमूव करने की बात करता है। मतलब मैंने एक लिस्ट बना दी कि 5 बच्चे हैं जिनके मैं डाउट ही नहीं लूंगा, और ये तो गलत है ना, तो लिस्ट मैंने खत्म कर दी, अब मैं 5 बच्चों के डाउट ले रहा हूँ। सिमिलरली एक नेगेटिव लिस्ट भी ऐसे होती है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन ऑफ आइटम्स लिस्टेड एक्सेप्ट द नेगेटिव लिस्ट, सो you are trying to improve the list of items with which trade relations will be there, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेसा बस इसकी बात करता है, इट इज अ लिटिल नैरो, और सेपा इट इज लिटिल ब्रॉड, वो ज्यादा ब्रॉड है, उसमें ज्यादा चीजों पे बात करी जाती है। सेपा में जो चीजें हैं वो तो आती ही आती हैं, गुड्स के अंदर ट्रेड तो आता ही आता है। सेपा के अंदर सर्विसेज के अंदर का ट्रेड भी हम स्पेशली देखते हैं, और उसके अंदर भी बैरियर्स रिमूव करते हैं। सर्विसेज के अंदर भी अगर कोई, जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, तो सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीजें भी आती हैं। जैसे इंडिया ने सेपा साइन किया हुआ है यूएई के साथ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जापान के साथ किया हुआ है, साउथ कोरिया के साथ किया हुआ है। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट, इन देशों के साथ हमने साइन किया हुआ है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इन देशों के साथ हमने साइन किया हुआ है। इंडिया और कनाडा का भी अभी सीईपीए के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज इसमें ना एक देश दूसरे देश को बहुत रिलैक्सेशन दे देता है, तो प्रॉपर इसमें डिस्कशन होता है हर एक बिंदु के ऊपर, ताकि कोई भी कंट्री अनड्यू एडवांटेज ना ले जाए दूसरे कंट्री का। एक देश जरूरत से ज्यादा फायदा ना ले जाए दूसरे देशों का। अब यहाँ पे दो एग्जांपल और आते हैं, बीटीआईए और आरसीईपी। अब ये दो टाइप के अग्रीमेंट है। एक्चुअली क्या है, बीटीआईए बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, ये है तो एफटीए ही, जो इंडिया यूरोप के साथ कर रहा है डिस्कस। यूरोप का जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में है, वहां पे इंडिया के डेलीगेट्स जाते रहते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से लोग जाते रहते हैं और डिस्कशन करते हैं बीटीआईए के ऊपर, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के ऊपर। बायलैटरल मतलब दो पक्षों के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर। सर फर्क क्या होता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में? ट्रेड शॉर्ट टर्म होता है, आए दिन का सेल एंड परचेज होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बिजनेस को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यूरोप के साथ साइन करने की, एक एफटीए का टाइप है, यूरोप के साथ साइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। दोनों देशों के बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, कई सारी सर्विस जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ई कॉमर्स जो आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन आजकल चलता है ना, ई कॉमर्स, ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ऐसे ही गाड़ियां हो गई, ऑटोमोबाइल। इंडिया में जर्मन कार्स और इटालियन कार्स बड़ी पॉपुलर है, इंडिया के अंदर बड़ी पॉपुलर है, लोग जो अमीर है वो खरीदते भी हैं, ठीक है ना। सो यूरोपियन यूनियन बेसिकली चाहता है कि ऐसा एक एफटीए साइन हो, इट इज अ काइंड ऑफ एफटीए which India and European Union started discussing upon, ठीक है। अच्छा, एक और चीज के ऊपर मुद्दा है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स जो यूरोप में पढ़ने जाते हैं उनको वीजा में रिलैक्सेशन दें, थोड़ा और बेटर वीजा की कंडीशंस क्रिएट करें, वर्क वीजा, स्टडी वीजा दोनों मिले। जो यूरोपियन यूनियन अभी भी थोड़ा हिचक रहा था इसमें देने के लिए, तो हमने कहा जरा इस पर बात करते हैं। तो ये चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है। ऐसे ही कनाडा के साथ भी सीईपीए जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो उस पर डिस्कशन चल रहा है। और ऐसे ही आरसीईपी, इसका डिस्कशन इंडिया के लिए खत्म हो चुका है, बिकॉज हम इस डिस्कशन में से एग्जिट मार चुके हैं। इंडिया ने आरसीईपी में से एग्जिट मार दिया। फुल फॉर्म क्या है इसकी? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पिछले 6-7 साल से इस पर खूब बातें हो रही थी,
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पिछले कई सालों से इस पर खूब बात हो रही थी, पर इंडिया ने इसमें से बाहर आने का फैसला लिया। एक रीजन क्या है? चाइना है इसमें। एक प्रॉब्लम क्या है? चाइना में है, जिसमें चाइना इज देयर। चाइना कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं सोचेगा। अगर एक आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हो जहां पे सारी पार्टीज एक दूसरे के लिए टैक्स में छूट देती हैं, रिलैक्सेशन देती हैं अलग अलग टाइप का, तो आपको लगता है इंडिया को कोई बेनिफिट होगा या इंडिया को नुकसान होगा? बताइए, इंडिया को फायदा होगा कि नुकसान होगा? जहां पे चाइना जैसा कंट्री बैठा है जो इंडिया में वैसे ही $100 बिलियन से ज्यादा का साल भर में सामान सेल कर देता है आके, वहां से लोग इंपोर्ट करके ले जाते हैं, चाइना जाते हैं, इंडियंस इंपोर्ट करके लाते हैं, तो फायदा चाइना को ज्यादा होता। इसमें आसियान कंट्रीज, आसियान ग्रुप में 10 कंट्रीज आती हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये वाली आसियान कंट्रीज कही जाती है। इसके अलावा चाइना था, इंडिया भी इनिशियली डिस्कशन में था, जापान था, साउथ कोरिया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, टोटल 16 देश थे। इंडिया ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, अदरवाइज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग जोन होता, ट्रेड वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जितना सामान एक देश से दूसरे देश में मूव करता, लार्जेस्ट होता। ना ही अमेरिका वाला, जो अमेरिका मेक्सिको कनाडा वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ना ही कोई और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो इतना ज्यादा गहराई में ट्रेड वॉल्यूम को पुश करता, क्वांटिटी ऑफ गुड्स को पुश करता। इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड इट। हमने अब तक इसको ज्वाइन नहीं किया और हमारी इच्छा भी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या? इंडियन मेड मिल्क प्रोडक्ट्स, और मान लो न्यूजीलैंड में मिल्क बहुत होता है, तो दोनों देशों को सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब इंडिया अपने गरीब किसानों के मिल्क ट्रेड को, दूध के व्यापार को तो खत्म नहीं कर सकता ना किसी और देश की खातिर। हमें अगर दूसरे देशों को परमिशन और रिलैक्सेशन देनी पड़ती कि वो अपना सामान आके बेच सकते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम इंडियन सेलर्स को, इंडियन ट्रेडर्स का नुकसान कर देते हैं। तो हमने कहा कि हमारे इंटरेस्ट में है नहीं, और गुड्स के ट्रेड के ऊपर बात करे जा रहा है, सर्विसेज की बात कर नहीं रहा। इंडिया एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत अच्छा है, दैट इज सर्विस सेक्टर। आईटी कंपनी, बीपीओ, कॉल सेंटर, इसमें बहुत अच्छा है इंडिया। पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं जो नौकरियां करते हैं, जो जॉब करते हैं, आईटी कंपनीज, कॉल सेंटर, बेंगलुरु, पुणे, योर गुरुग्राम, नोएडा, ठीक है ना। तो ये लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं काफी, तो हम यहाँ पे अच्छे हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हमें काफी नुकसान होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की तो आप बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हो, और उसमें भी चाइना जैसे देश बैठे हैं तो उनका बोलबाला रहता है, इंडिया का ऑनेस्टली कोई ज्यादा फायदा नहीं रहता। एक और बात बताता हूँ, इसमें ना लेबर लॉ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया था, क्योंकि हमारी चिंता ये थी कि लेबर लॉज, अब देखो ना चाइना में लेबर वर्कर्स को परेशान कर करके उनसे काम कराया जाता है, उनको इतना प्रोडक्शन करवाया जाता है, पैसे बहुत कम मिलते हैं। इसलिए चाइना की कई फैक्ट्रीज में अगर आप देखेंगे ना, फैक्ट्री की छतों पे नेट लगे हुए हैं, नेट, कि अगर कोई कूद के सुसाइड करने की कोशिश करे तो जाल में, नेट में गिर जाए, नेट में गिर जाए। पता है आपको ये चीज? दे आर सिवियरली एक्सप्लॉइटेड, दीज अदर कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग। लेबर राइट्स के बारे में आप डिसरिगार्ड करोगे, आप जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराओगे, और वो प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाके बिकेंगे। अब भाई मेरे को आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो कि एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग है। गाइस, आर यू एबल टू हियर मी? डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा कोई बैकग्राउंड में? बिकॉज आई जस्ट सॉ माई माइक इज नॉट कनेक्टेड। सो आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? आई जस्ट फिगर्ड आउट माई माइक इज नॉट कनेक्टेड। पहले से थोड़ी खराब आ रही होगी आवाज, मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ। देखो मैंने अभी देखा यार, माइक ही कनेक्टेड नहीं है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, लेट मी जस्ट कनेक्ट माई माइक वंस। ऑलराइट, तो अब आ रही होगी आवाज। पहले वो इनबिल्ट माइक ले रहा था। सो आई हैव 2 डिफरेंट माइक्स व्हेन आई टीच। एक तो आईपैड का खुद का माइक है, और एक तो जो मैं एक्सटर्नल माइक ऐड करता हूँ। तो अभी आप वो आईपैड वाले माइक के साथ सुन रहे होंगे, पर उसमें ना वो घिस घिस की आवाज आती है। जब मैं लिखता हूँ कुछ भी तो घिस घिस की आवाज आती है। चलो, आई एम लाइक दिस ओनली। मैं, कई बार लोग, लगता होगा लोगों को सर तो बड़े कैजुअल हैं। कैजुअल नहीं हो यार, आई एम लिटिल बिट लाइक दिस ओनली। तो कई बार डांटता भी हूँ तो दिल से डांटता हूँ। हाँ, चले आगे बढ़े।
बाकी सब लोग सही हैं, खुश हैं, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, टेंशन मत लेना किसी चीज की। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस। कभी भी मतलब कभी हो ना दिक्कत, कभी लगे, बात कर लेना मुझसे, कोई टेंशन नहीं है। कभी डांट वाट दूं तो बात कर लेना मुझसे। चिंता कभी मत करना, चिंता इज चिता, अवॉइड इट। ये देखो ना, बाली उम्र में बाल ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो एंड दिस इज समथिंग विच आई लॉस्ट इन अ स्पैन ऑफ बेयरली 1 ईयर। आखिरी जो 1 साल था थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए। माई फादर हेल्थ डिग्रेडेड सिक्स लास्ट जो 12 मंथ्स हाँ लगभग, तो उसमें चले गए। वरना अगर आप पहले की देखोगे तो आई वॉज वेरी वेरी फैट एंड वेरी हेरी। तो इसलिए कह रहा हूँ स्ट्रेस नहीं लेने का, ये आता है जीवन में, हर इंसान के आता है। ट्राई टू एंश्योर दैट यू रिमेन काम कंपोज लाइक धोनी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े यार। या आई रियली टॉक अबाउट माई फादर व्हेन आई डू it. It's a very emotional thing for me. I lost him nearly 6 months back after a very tragic health issues. हाँ, चले। आरसीपी तो इंडिया ने अब इससे बाहर होने का फैसला लिया है। वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन। बाकी आरसीपी इंप्लीमेंट तो हो चुका है, बाकी 15 देश तो इसमें है। इंडिया 16 टोटल देश थे, और 16 देश ऐसे थे कि 10 तो आसियान के हो गए, बाकी दो दो पड़ोसी थे, जैसे इंडिया चाइना पड़ोसी, जापान साउथ कोरिया पड़ोसी, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी। तो टोटल 16 होते थे, उसमें से ना एक, अब इंडिया कम हो चुका है तो 15 बचे हैं, ठीक है ना। मीनवाइल आगे चलने से पहले एक और चीज मैं बोलूं यार, एक अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। हमें लगता है कि कोई नहीं, अगले अटेम्प्ट में कर लेंगे, अगले अटेम्प्ट में कर लेंगे। वी लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स मीनवाइल, वी लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोशिश करो एक ही अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट सबसे जबरदस्त, सबसे जोरदार दमदार अटेम्प्ट हो, और उसी साल क्लियर हो जाए। मुश्किल है, इट्स रियली डिफिकल्ट, बट मैं खुद ही नहीं कर पाया, मैं क्या आपको प्रवचन दे रहा हूँ। आई गॉट सम 1000 का स्कोर फाइनल मेरिट में, इंटरव्यू सब मिला के, और कट ऑफ गई थी 1007 या 1008 उस साल। तो मेरे 7 या 8 नंबर या कुछ ऐसे 6-7 नंबर कम रह गए थे, नहीं हो पाया। तो मैं तो क्या ही प्रवचन दे रहा हूँ आपको, बट कोशिश करो जितना हो सके कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में तो हो ही जाए, फिर यू स्टार्ट लूजिंग a lot of things in life, especially your parents. So please, for them. आगे चलो। हमने ना 2 टाइप के एफटीए और पीटीए देखा है। एफटीए का ही एक एक्सपैंडेड वर्जन लेवल 2 था, सीसीए और सीपीए। सीसीए भी नैरो था, यहाँ पे मैं 1 स्टार बना रहा हूँ। सीपीए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इस पे मैं 2 स्टार बना रहा हूँ। इसको रटने का तरीका ऐसा है कि अल्फाबेट के अंदर एबीसीडी के अंदर सबसे पहले सी आता है और फिर पी आता है। मतलब सी शुरुआती है और पी ज्यादा दूर है, ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने ऐसे रटा हुआ है, तो आप लोग भी ना ऐसे रट सकते हो। कौन सा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है दैट सीईसीए इज कंसिडर्ड टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन सीईपीए, जो कि गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। आपको क्लैरिटी कब होगी, जब आप माइंड में एक ट्रिक बना लो कि सीईसीए में सी पहले आ रहा है, और सी पहले आ रहा है मतलब सी छोटा है, पास का अल्फाबेट है, पी बाद में आता है, वो दूर का अल्फाबेट है। ऐसे करके ना कुछ ट्रिक बना के याद कर लोगे, रट्टा मारो, आगे बढ़ो। कल मैंने एक ट्रिक बताया था, डेप्रिसिएशन डिक्रीज, डीडी, याद है? डेप्रिसिएशन डिक्रीज, क्या डिक्रीज था वो, याद है? कल कुछ ऐसा बताया था मैंने। ऐसे ना ट्रिक्स बनाते रहा करो, ना निमोनिक्स कहते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। एग्जाम्पल ऑफ एफटीए है साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, या आपका आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। थर्ड हम देखने जा रहे हैं कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन, कस्टम ड्यूटी पता क्या होती है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। उनके बेसिस पर ही कस्टम यूनियन बन रहा है, जहां पे एक यूनियन बनता है कुछ देशों का, जैसे कंट्री ए, बी, सी और डी, ये 4 देश हैं। इन्होंने मिलकर कस्टम यूनियन बना लिया। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद होता है ये, अगला लॉजिकल स्टेप है ये।
जैसे सबसे पहले एंगेजमेंट होती है, फिर शादी होती है, राइट? ये एंगेजमेंट की तरह है, इसके बाद और धीरे धीरे रिश्ता और गहरा रहा है। सो मेंबर कंट्रीज दे अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, कि देखो आपस में तो ये एक दूसरे के ऊपर मान लेते हैं 0% टैक्स लगाएंगे, पर बाकी देशों का क्या? जैसे कि एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ व्यापार कर रहे हो, ए जेड के साथ व्यापार कर रहा है, ए के सामान पे कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा? मान लेते हैं 5%। ये आपस में डिसाइड कर लेंगे कितनी लगानी चाहिए, ए भी 5 लगाएगा, बी भी 5 लगाएगा, सी भी 5 लगाएगा, डी भी 5 लगाएगा। एक्स के साथ 7% है तो सारे 7% लगाएंगे, वाई के साथ 11% है तो सारे 11% लगाएंगे। मतलब बाकी देशों के साथ आपके एक्सटर्नल टैक्सेस या टैरिफ क्या होने चाहिए, जो नॉन मेंबर्स हैं वो इस ट्रेड पॉलिसी के तहत हम देखते हैं, जिससे क्या है, यू आर इंटीग्रेटिंग योर ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। ठीक है ना? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 में बना था, ये पहला एग्जांपल है कस्टम यूनियन का। जो यूरोप के कोल और स्टील बेचने वाले देश थे, उनके बीच में ऐसा एक अग्रीमेंट हुआ था, जो कोल और स्टील प्रोड्यूस करते थे और दूसरे देशों को बेचते थे। कि पता है क्या होता था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी है, वो 7% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी उसकी इस प्रकार है, उसके कस्टम ड्यूटी इस प्रकार है। फ्रांस लगाता है 12%, तो लोग जर्मनी के पास जाएंगे क्योंकि कम टैक्स लगाता है वो, फ्रांस के पास नहीं जाएंगे। इसलिए कॉमन होना चाहिए, अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो, आपका दूसरों से भी संबंध एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरों के साथ भी आपका कॉमन रिलेशनशिप होना चाहिए। सो यू आर इंटीग्रेटिंग योर टैक्स स्ट्रक्चर, यू आर प्लानिंग इन सच अ वे दैट योर ट्रेड विद आउटसाइडर्स इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया गया था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 के अंदर, ताकि ऐसे कॉमन टैक्सेस, कॉमन टैरिफ क्रिएट किए जा सके। ऐसे ही एक और है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आईआर में पढ़ते हो इसके बारे में। ये गल्फ कंट्रीज का, सऊदी, यूएई, कुवैत, ओमान, ऐसे देशों का एक ग्रुप है। बहरेन एक्सेट्रा, उनका एक ग्रुप है, अरबी देशों का। उनका रिलेशनशिप इस अग्रीमेंट के तहत देखने मिलता है आपको। तो यह है कस्टम्स यूनियन। इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कॉमन एक फीचर लिख रहा हूं, here you have common policies with non-member countries। और ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि ट्रेड डाइवर्जन हो जाता है कई बार। ए और बी के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप है, ए ने बी को कोई सामान बेचा तो उस पर 0% टैक्स लगा, और बी से वही सामान सी ने खरीद लिया जिसका बी के साथ रिलेशनशिप है, तो उसको वो सामान 0% टैक्स पे मिला। पर सी और ए का कोई रिलेशनशिप नहीं था, पर ए कंट्री से सामान चाहिए था सी को, तो ए से डायरेक्टली खरीदने के बजाय, डायरेक्टली खरीदता तो 10% टैक्स लगता, सी कंट्री ने बी के थ्रू खरीदा है। तो ऐसे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं ट्रेड के अंदर। इसी को तो रोकना है बस, इसी को तो कंट्रोल करना है बस, यही तो प्रॉब्लम हमें बचानी है। ट्रेड डिस्टॉर्शन रोकना है, डाइवर्जन ऑफ ट्रेड रोकना है। ठीक है ना? डाइवर्जन ऑफ ट्रेड इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हैज टू बी स्टॉप्ड। ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं इसे, ट्रेड डाइवर्जन, ये रोकना है। वन कंट्री बेनिफिट्स एंड द अदर कंट्री लूजेज आउट, इसको रोकना है, ट्रेड डाइवर्जन को। आगे चलो, नेक्स्ट आपका है फोर्थ लेवल, ये तो थर्ड लेवल था ना। फोर्थ लेवल इज कॉमन मार्केट। फोर्थ लेवल इज कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट, या इसको सिंगल मार्केट भी कहते हो। तो टैक्सेस तो पूरी तरह खत्म, ये तो इसका फीचर है ही, जो पहले ही आप देख रहे थे, धीरे धीरे हम जीरो टैक्सेस की तरफ जा ही रहे थे। बट यहां पर कॉमन पॉलिसीज, जीरो टैक्स या टैरिफ,
कॉमन पॉलिसीज और उसके साथ फ्री लेबर मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। यह है यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसा। यूरोपियन यूनियन में एक वीजा का टाइप होता है जिसे कहते हैं शेंजन वीजा। शेंजन वीजा, जहां पे आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में हो, मान लो मैं फ्रांस में हूं और मुझे जर्मनी में जाना है। अब क्या है, मैं यूरोपियन यूनियन का अगर एक मेंबर हूं, सिटीजन हूं, तो मैं बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर एक देश से दूसरे देश में जा सकता हूं, बिना वीजा के। वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, वरना जैसे इंडिया से मेरे को अगर फ्रांस जाना है मुझे वीजा लेना पड़ेगा, पर मुझे जर्मनी से फ्रांस जाना है तो वहां पे शेंजन वीजा है, तो मैं बिना किसी हैसल के जा सकता हूँ। लेबर का, वर्कर्स का फ्री मूवमेंट, आप नौकरी करने एक कंट्री से दूसरे कंट्री ऐसे चुटकी बजा के पहुंच सकते हो। तो लेबर का, पैसे का, सर्विसेज का, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, सबका फ्री मूवमेंट अलाउ किया जाता है। ये आपका यूरोपियन यूनियन कॉमन मार्केट में, यूरोपियन यूनियन में आपको देखने मिलता है। बेस्ट एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का, सिंगल मार्केट बनी हुई है। और इस वजह से कुछ देश परेशान भी थे। ब्रिटेन परेशान था कि बाकी देशों से लोग आके हमारी नौकरियां खा रहे हैं, मतलब बाकी कंट्रीज से आके लोग ब्रिटेन में बैठ रहे और नौकरी खा रहे हैं, बाकी देशों से आके नौकरियां खा रहे हैं। मतलब जैसे जर्मनी के लोग ब्रिटेन में जा रहे हैं और वहां पे ब्रिटेन के लोगों की नौकरियां उनको मिल रही हैं क्योंकि वो ज्यादा लेट्स से टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, या सैलरी कम चार्ज कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को वन ऑफ द जो तकलीफें थी ना ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से, वो ये थी कि ब्रिटेन चाहता था कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाए, इसलिए वो अच्छा, लिस्बन ट्रीटी और मैस्ट्रिच ट्रीटी क्या है ये बताओ। ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। लिस्बन ट्रीटी एंड मैस्ट्रिच ट्रीटी ये क्या है? इसके बेसिस पे एक ब्रेक्सिट नाम का फिनोमिना था, वो किसके बेसिस पे हुआ है, लिस्बन ट्रीटी या मैस्ट्रिच ट्रीटी? तो यूरोपियन यूनियन में एक वोटिंग हुई, एक रेफरेंडम कराया गया, एक जनशुमारी हुई, जन संग्रह हुआ, जनमत संग्रह। रेफरेंडम का मतलब सबसे वोटिंग कराई जाती है। तो उस वोटिंग में सबने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना, हमारा नुकसान हो रहा है। तो ब्रिटेन आज यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, ब्रेक्सिट हो चुका है उसका। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यही है कि ब्रेक्सिट इस वजह से ही हुआ था, वन ऑफ द रीजन वाज वीजा रिलेटेड पॉलिसीज विच वर वेरी 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 रूडिमेंट्री, विच वर वेरी रूडिमेंट्री। ठीक है ना? लिस्बन ट्रीटी और मास्ट्रिच, बच्चा स्पेलिंग पूछा, अच्छा गूगल करना है क्या? लिस्बन और मास्ट्रिच। मास्ट्रिच कौन से देश में? लिस्बन पोर्चुगल में। और रेफरेंडम, रेफरेंडम कराया गया था, रेफरेंडम, जनमत शुमारी, जनमत संग्रह। ठीक है ना? ये बात है। नेक्स्ट आपको, अब हम कॉमन मार्केट के बाद बताएंगे यूनियन। अब दो टाइप के यूनियन होते हैं, इकोनॉमिक यूनियन और मॉनेटरी यूनियन। तो पहले तो आपका इकोनॉमिक यूनियन आएगा। और सिक्स्थ मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन समझो पहले। यूरोपियन यूनियन इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक यूनियन, और इकोनॉमिक यूनियन में भी अब यूरोपियन यूनियन पूरी तरह एक इकोनॉमिक यूनियन बनना चाहता है। समझो क्या है, पूरा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये। इसमें कॉमन मार्केट के फीचर्स हैं, इसमें कस्टम यूनियन के फीचर हैं, इसमें एफटीए के फीचर हैं, वो सब तो है ही। लोगों का आना जाना भी अलाउड है, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज हर देश के एक कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस की जाती हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट है खुद का, हर देश का अपना तो है ही, एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है।
जहां पे these countries have adopted a common currency. कौन सी करेंसी है यूरोपियन यूनियन की? हमारी जर्मन डॉइशमार्क नहीं है, फ्रैंक्स खत्म हो गए, डॉइशमार्क खत्म हो गए, अब है यूरो। वरना पहले हर देश की अपनी खुद की करेंसी होती थी, अब यूरो अपना लिया सबने, कॉमन करेंसी। देख रहे हो इकोनॉमिक रिलेशनशिप कितना गहरा चुके हैं। हमें इकोनॉमिक यूनियन होने का प्रूफ तब मिला था जब ग्रीस में क्राइसिस आई थी। जैसे मान लो इंडिया में, बिहार में कोई क्राइसिस है, देश के सारे स्टेट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन में ग्रीस में कुछ पंगा हुआ था तो जर्मनी अलग, फ्रांस अलग, उस टाइम तो ब्रिटेन भी होता था, सब ने थोड़ी थोड़ी कोशिश करी ग्रीस को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर लाने के लिए। ग्रीस सुना है? मैसेडोनिया, ग्रीस, ये कंट्री का नाम सुना है? जहां ज्यूस की कंट्री कहते हैं इसको, कंट्री ऑफ ज्यूस, ओलिम्पस, वहां के भगवानों के नाम है। ओलिम्पस जो एक जगह है जहां रहते हैं, कहते हैं कि भगवान रहते हैं इनके, इट्स अ इमेजिनरी प्लेस, ओलिम्पस माउंटेन। एक ज्यूस नाम के गॉड है, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ थंडर, वो तो थॉर नहीं है, समथिंग लाइक दैट, लॉर्ड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ थंडर, ठीक है ना। एंड बाय द वे, थॉर इज अ डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर, नॉर्डिक यूनिवर्स है वो। तो इन बेकार की बातों के आगे बढ़ते हुए मैं जो बता रहा हूँ कि ग्रीस के अंदर एक क्राइसिस हुई थी, बहुत हुआ ना। पंगा ये था दैट वहां पे लोग बहुत बेफिक्रे थे, बेफिक्र जीते थे। बेफिक्र जीने का मतलब है देवर नॉट लाइक वेरी 9 to 5 नौकरी करनी है, उसका स्ट्रेस लेना है। तो बहुत रिलैक्स, बहुत लेड बैक लाइफ थी लोगों की। अर्ली रिटायरमेंट ले लेते थे और उसकी वजह से सरकार को बहुत पेंशन और इन सब पे पैसा खर्चना पड़ता था। टैक्स कम था, टैक्स ज्यादा देते नहीं थे। उनकी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुद की नहीं थी, जो भी पैसा आता था टूरिज्म से आता था। लोग घूमने बहुत जाते हैं ग्रीस में, ठीक है ना, घूमने बहुत जाते हैं ग्रीस में लोग, इसलिए उन उससे कमाते थे ना। धीरे धीरे जैसे ही टूर एंड ट्रैवल कम हुआ, देयर इनकम फेल डाउन। एक इकोनॉमी में कर्ज बहुत बढ़ गया उनके। कर्ज इसलिए अवॉइड करना चाहिए, मतलब डेट डेट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, बट ओवर डेट और टू मच डेट इज नॉट गुड। पाकिस्तान के साथ जो हाल हुआ है, श्रीलंका के साथ जो हाल हुआ है, इंडिया लकीली बच गया था इस फिनोमिना से। वी सेव्ड आवरसेल्व्स। 1991 में धीरे धीरे हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ावा दिया, तो हम बच गए थे। तो बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि इकोनॉमिक यूनियन के अंदर ना कॉमन करेंसी होती है और देश आपस में इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के। कि जर्मनी डिस्कस करेगा, अरे यार ग्रीस थोड़ा ये सुधार लेना भाई अपना। फ्रांस कहेगा, ग्रीस यार प्लीज हमारी बात तो मान। तो दे आर शेयरिंग देयर इकोनॉमिक इनसाइट्स एंड थॉट्स विद ईच अदर, ठीक है ना। एंजेला मर्कल के ऊपर बड़े सवाल उठते थे जब वो ग्रीस की मदद करती थी, जो एक चांसलर होती थी जर्मनी की। अब आप में से कुछ लोग जो पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर पहले, वो जानते होंगे एंजेला मर्कल कौन थी, बड़ी पॉपुलर लीडर होती थी, ठीक है ना। बच्चा कह रहे सर अगर एशिया सिंगल करेंसी अडॉप्ट कर ले, इकोनॉमिक यूनियन एशिया के बनने के पॉसिबिलिटी है नहीं। यूरोप के अंदर ना देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। कुछ कंट्रीज में रेस की सिमिलैरिटी है, कुछ कंट्रीज में लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है, काफी यूनिफॉर्मिटी है, होमोजेनिटी है। इंडिया बहुत बटा हुआ है, इंडिया में रेस, रिलीजन, कास्ट, इन पे बहुत बटा हुआ है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की तरह इंडिया और बाकी कंट्रीज, जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकते कि किसी को ग्रुप का पार्ट बन भी सकते हैं। साफ्टा नाम के ग्रुप का या सार्क नाम के ग्रुप का पार्ट है भी, बट आपको पता है कितना डिसफंक्शनल है सार्क। सार्क जिसका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि एशिया रीजन या हमारा साउथ एशिया जो है उसमें पीस बने, उसमें अफगानिस्तान की मदद हो, उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इंडिया टेररिज्म का मुद्दा उठाता है और पाकिस्तान कभी टेररिज्म के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए चीजों को सीरियसली लेता नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान की प्रेजेंस है सार्क के अंदर, इंडिया एक्चुअली एशिया के अंदर कोई सिंगल मार्केट या कॉमन यूनियन देख नहीं सकता, या इकोनॉमिक यूनियन देख नहीं सकता। हाँ, हम बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ फिर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बड़ा लंबा नाम हो गया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मतलब जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास के देश, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल थोड़ा ही पास, दूर नहीं है ज्यादा, अब म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, राइट। तो ये सारे कंट्रीज इस ग्रुप का पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल के पास के देश है।
बिम्स्टेक कहते हैं। और ये टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब बेसिकली एक सेक्टर नहीं, मल्टीपल सेक्टर में कोऑपरेशन की बात करते हैं। अब वहां पाकिस्तान तो है नहीं, तो इंडिया ना बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश मतलब बहुत पॉजिटिव है कि हम ये बिम्स्टेक का यूज करके इन देशों के साथ आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक पे आजकल बड़ा हमारा फोकस चल रहा है। चलो जी, ये था आपका इकोनॉमिक यूनियन। कॉमन करेंसी होती है इकोनॉमिक यूनियन में, हमने फीचर की फीचर जो है वो बात कर ली है। बाकी लोगों का आना जाना, फ्री मूवमेंट, जो जैसे शेंजन वीजा है वो होता ही होता है। तो यूरोपियन यूनियन इज अ गुड एग्जांपल। इसका जीसीसी भी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी एक प्रयास है कि वो इकोनॉमिक यूनियन बने। सऊदी, यूएई, ठीक है ना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को लगता है इनकी होमोजिनिटी बहुत है ना, वो अरबी, वो अरब, वो एमिराती, जो इनका एक बैकग्राउंड है, अरब बैकग्राउंड है, एक रिश्ता है, या सुन्नी इस्लाम का जो रिश्ता है, उससे कॉमनैलिटी बनती है। अच्छा, ईरान कौन सा, वहां पे कौन सा इस्लाम की फॉर्म डोमिनेंट है, सुन्नी या शिया? ईरान में विच इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम, फॉर्म कहना चाहिए या सेक्ट कहना चाहिए टेक्निकली, तो शिया। ईरान शिया है, ईरान सुन्नी नहीं है। ईरान में मेजोरिटी शिया है। और सऊदी में मेजोरिटी क्या है? सऊदी में, इसलिए ना इराक और ईरान का भी, इराक और ईरान और सऊदी और ईरान का भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसलिए आपस में सेक्टोरल डिवाइड होने की वजह से भी, मतलब रिलीजन एक ही है पर आपस में वो एक सेक्टोरल डिफरेंस है, उस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इराक के अंदर भी आपको मिक्स पॉपुलेशन देखने मिलती है, सुन्नी भी है, शिया भी है। लेबनान के अंदर भी, लेबनान में तो क्रिश्चियन भी है। सीरिया के अंदर क्रिश्चियन भी थे, अब तो सीरिया में लोग ही नहीं बचे, लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, ठीक है ना। तो ये बात है। सो दिस इज हाउ द होल स्ट्रक्चर वर्क्स, ठीक है। मतलब अगर कोई मैं डोमिनेंट कंट्री बोलूं जो शिया मुस्लिम है तो वो ईरान है, एंड वेरी पावरफुल ऑल्सो। ईरान इज वेरी पावरफुल, ठीक है ना। हाँ, तुर्की, तुर्की इज ऑल्सो देयर। तुर्की अपने आप को अलग सुपर पावर मान के चलता है। एर्दोगान को लगता है कि हम तो कुछ, हम सबसे इंपॉर्टेंट तो हम ही है, ठीक है ना। एक कहावत थी, व्हेन द टर्की स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। ये ना, जब आईआर वाले टीचर जो होंगे वो पढ़ाएंगे आपको, बड़ा मजा आता है, मेरे को भी बड़ा मजा आता है इन सब बातों में, बहुत मजा आता है चीजें पढ़ के, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, सिक्स्थ फॉर्म एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट क्लोज, डीपेस्ट फॉर्म, फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक यूनियन, दैट इज मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन के अंदर इकोनॉमिक यूनियन के तो सारे फीचर होते ही होते हैं, सारे फीचर होते ही होते हैं। एक करेंसी भी फॉलो करते हैं, और मॉनेटरी डिसीजन सिंगल अथॉरिटी लेती है। अभी तक यूरोपियन यूनियन मॉनेटरी यूनियन बना नहीं है पूरी तरह। अगर कोई बन सकता है, पोटेंशियल है, तो वो यूरोपियन यूनियन ही है। मतलब मॉनेटरी यूनियन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने वाली भी एक सिंगल अथॉरिटी है। जैसे इंडिया में पूरे देश के लिए एक सिंगल आरबीआई है, हर स्टेट का खुद का रिजर्व बैंक नहीं है, देश का एक रिजर्व बैंक है। अगर पूरे यूरोपियन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज का एक ही रिजर्व बैंक अगर हम बना दें, सेंट्रल बैंक बना दे, रिजर्व बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक बना दे, तो वो प्रॉपर मॉनेटरी यूनियन होगा। और एक मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे पूरा ग्रुप, पूरा एक होल कम्युनिटी विल वर्क। कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तब हो सकता है। कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये दोनों इंटीग्रेशन होते हैं। मतलब बेसिकली टेक्निकली वन और अ कंट्री गिव्स अप देयर सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता, अपनी डिसीजन लेने की पावर छोड़ देते हैं टू सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, टू सुप्रा नेशनल। सुप्रा नेशनल मतलब नेशन के भी ऊपर की आइडेंटिटी, जैसे इकोनॉमिक यूनियन एक नेशन के ऊपर से भी बड़ी आइडेंटिटी। जैसे 13 अमेरिका के स्टेट्स थे, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छोड़ के एक सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शामिल होने का सोचा। सोवियत यूनियन नहीं, सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया ना, तो अब आप उसका एग्जांपल लेके क्या कर ही लोगे, क्या फायदा उसका।
सारे कंट्रीज के बीच में कॉमन पॉलिसी, कॉमन करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी कॉमन होती है, सब कुछ कॉमन होता है। हाईएस्ट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता है, आपस में व्यापार सस्ता हो जाता है, ट्रेड की कॉस्ट कम हो जाती है, ऑटोनॉमी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, ये बात आपको याद रखनी थी। यूएसए भी ब्रेक हो सकता है, हाँ पॉलिटी में पढ़ते तो हैं। इंडिया कांट बी ब्रोकन, यूएसए कैन बी ब्रोकन। 1860s 1870s में हुआ तो था वहां पे, अब्राहम लिंकन के दौरान सिविल वॉर, नॉर्थ वर्सेस साउथ, वो टूटने वाला था देश, बच गया वो तो, इब्राहिम लिंकन ने जिता दी जंग। अजी अब हो चुका है हमारा इकोनॉमिक यूनियन का कॉन्सेप्ट भी डन। अब हम देखेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट विल लुक इनटू सर्टेन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, 2022 का सवाल है, ये फिर रिपीट होने के चांसेस हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर। फिर हम बात करेंगे कैसे इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे रही है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं अंकित, फ्रांक वाला नहीं, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक यूनियन, एट बेस्ट इट्स अ कस्टम यूनियन, वो इकोनॉमिक यूनियन नहीं है। विक्रम कह रहा है व्हेन चाइना स्नीजेस द होल वर्ल्ड फेसेस लॉकडाउन। द होल वर्ल्ड फेसेस लॉकडाउन, यू आर राइट, आई रियली इंसाइटफुल। आओ जी इसका जवाब दो। Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Second, capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowing. And third, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. बड़ा लॉजिकल है, सोच के बोलना है, बढ़िया क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लग रहा है मुश्किल, मतलब आते हैं पॉइंट से आपको, भाई ये कहना चाह रहा हूं मैं। आओ जी आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर होगा ए 1 एंड 2। पहली बात, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, किसी भी देश की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, तो वो इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इंडिया से कैपिटल फ्लाइट होगी। कैपिटल फ्लाइट होगी, वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिला तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट भाग कर यूएस पहुंच जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और इसका मतलब हो सकता है, यहाँ ना दो मतलब बनते हैं कि इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो सकती है और यूएस से कैपिटल फ्लाइट हो सकती है इंडिया में, क्योंकि देखो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे मतलब अलग हो सकता है, स्पेसिफाई किया नहीं है, ये मैं अपना विश्लेषण बता रहा हूं। एक, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अच्छा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, जो लोग लोन लेना चाहते थे वो भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, जो लोग लोन लेना चाहते थे वो भी लोन नहीं ले पाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत कम हो जाएगी, वहां पे ग्रोथ का स्कोप बचेगा नहीं ज्यादा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ग्रोथ का स्कोप बचेगा नहीं, तो इसलिए इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स उठ के इंडिया में उड़ के आ जाएगी। कैपिटल फ्लाइट मतलब पैसा एक देश से दूसरे जगह ले जाना। तो ये भी सच है कि अगर ऐसी आपने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बलि दे दोगे, इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लोगे पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बलि दे दोगे।
इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज हो जाएंगी, डीमोटिवेट हो जाएंगे और दूसरे देश में उठ के चले जाएंगे लोग। तो इसलिए कैपिटल फ्लाइट हो सकती है। तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, बट मतलब यही बन रहा है इसका। वन सही है, हाँ बिल्कुल 5-6 साल से ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। सेकंड, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरनल कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अब देखो इसका बड़ा सिंपल मतलब है, कोई मुश्किल नहीं है मायना। ये मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल फ्लाइट की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ेगी और मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी, सिस्टम में पैसे की सप्लाई कम होगी। अब मनी सप्लाई जब कम होती है, लोन जब महंगा होता है, तो आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। आप जो दूसरे देश एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लेके बैठे हैं, मतलब यूएसए से किसी ने उधार लिया इंडिया में, अब यूएसए में लोन महंगा हुआ तो इंडिया के बोरोवर को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल फ्लाइट होने से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, जिन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया हुआ है। लॉजिक वाला क्वेश्चन, मुश्किल है ये नहीं कह रहा है, बहुत आसान है, लॉजिक का क्वेश्चन है। पर और तीसरा पॉइंट, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क। भाई अगर डिवैल्यू कर रही है ना कोई कंट्री अपनी करेंसी को, तो उससे करेंसी रिस्क कम नहीं, डोमेस्टिक करेंसी का करेंसी रिस्क कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। आप एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो रिस्क कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। या तो इट विल नॉट अफेक्ट एट ऑल, दो पॉसिबिलिटी है, या तो बिल्कुल कोई अफेक्ट नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा। कम होने के तो चांस ही नहीं है, कम होने के तो चांस ही नहीं है। अब क्योंकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फॉरेन करेंसी के अंदर है, क्योंकि ईसीबी फॉरेन करेंसी के अंदर है, इंडियन करेंसी की नहीं है, तो अपनी कर लो कितना भी आपको डिवैल्यू रिवैल्यू करना है, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप यहां रुपए में पेमेंट नहीं, आप यहां डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इट्स इन अ फॉरेन करेंसी। आई रिपीट वंस अगेन, devaluation of domestic currency does not impact the external commercial borrowing because the external commercial borrowings are in foreign currency, they are denominated in foreign currency। वो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी में रुपए में नहीं है, फॉरेन करेंसी के हिसाब से, वो फॉरेन करेंसी के हिसाब से। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? या तो इंक्रीज होगा या तो विल नॉट इफेक्ट। विल नॉट इफेक्ट का मैंने समझा दिया केस। इंक्रीज, इंक्रीज तब हो सकता है, इट कैन इंक्रीज द करेंसी रिस्क, क्योंकि आपने जो वहां से लोन लिया हुआ है वो, उसका ब्याज महंगा हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ज्यादा हायर रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू कर दिया। तो या तो इंक्रीज होगा या तो इट विल नॉट चेंज। डिक्रीज तो कभी, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट आंसर वन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये ना इसमें एडीआर और जीडीआर में ये आपको आगे करवाऊंगा, जब हम फाइनेंस पढ़ रहे होंगे ना, फाइनेंशियल मार्केट, तब एक बार पढ़ेंगे। चलो अभी ये के लिए क्वेश्चन स्किप करते हैं, आगे एक बार पढ़ेंगे इसे, एक बार जब वो टॉपिक हो जाता है, क्योंकि तब ये आएगा, फिर से रिपीट होगा, और तब ये आप टॉपिक एक बार पढ़ चुके होंगे। एडीआर जीडीआर में फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, जब बॉन्ड्स बताते हैं, बॉन्ड्स के बाद एफसीसीबी, एडीआर जीडीआर, तब बताते हैं हम इसे, ठीक है ना? क्लियर? चलो जी आगे चले। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इंपोर्ट कवर कितनी बार बताया मैंने अब तक, कितनी बार बात कर चुके हैं इस पे हम? कई बार देख चुके हैं ना इंपोर्ट कवर। बताइए, जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है इसका
नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट दैट कुड बी पेड बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स, 11 महीने का है अभी फिलहाल हमारे पास। ये मैं कई बार बात कर चुका हूं आपके साथ। नेक्स्ट, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस प्रकार है? देखो बताओ फिर, बता, ये भी बात कर चुके हैं कई बार, इस पर भी कई बार बात कर चुके हैं। करेक्ट आंसर देखें, एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट, फिर गोल्ड, फिर एसडीआर, लास्ट में आरटीपी आता है, पहले बताया मैंने आपको। ये एक सही जवाब, बाकी सब गलत है। लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ये गलत है, ठीक है ना, लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री बिल्कुल गलत है, बी है करेक्ट आंसर। बाकी तो बिल्कुल बोगस स्टेटमेंट थे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मेंस का आया हुआ है, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, why is there a gap between MOU signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India. 3 पार्ट में, पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि एफडीआई क्या है और उसकी नीड क्या है, कैसे इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मुझे 5 से 6 पॉइंट पहले आप बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ एफडीआई, फिर हम अगले पार्ट पे चलेंगे। एफडीआई क्या है? एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 10% से ज्यादा जब इन्वेस्टमेंट किसी इंडियन कंपनी में फॉरेन कंट्री से आता है, उनको टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्किल्स और साथ साथ उसके पैसा दिया जाता है टू ओपन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री इन इंडिया। इट्स अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है। अब इसका फायदा क्या है? भाई बेटर टेक्नोलॉजी आती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ये सस्टेनेबल है, लंबे समय तक टिकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी पैसा लेकर आए और तुरंत चले गए, ऐसा नहीं है। दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्टेबल पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि तुरंत पैसा निकाला और भाग गए, ना ना, टिकते हैं। ये इनका यही फीचर होता है, दैट दे स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक टिकते हैं। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि उस कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए, ठीक है जी। कोई भी कंट्री जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है, उसका एक लॉजिक ये रहता है कि उसकी कंट्री ग्रो करती रहे हमेशा, जो खुद के रिसोर्सेज, खुद के फंड्स के माध्यम से शायद ना हो पाए। तो इस वजह से ना, दे रिक्वायर द फॉरेन फंड्स, सीधी सी बात है, उन्हें जरूरत पड़ जाती है फॉरेन फंड्स की। और क्या पॉइंट लिखेंगे? हाउ कैन यू जस्टिफाई, और बताओ। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बिल्कुल होता है। ग्रोथ में, बिल्कुल जीडीपी ग्रोथ में ये पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये दूसरे देश की ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सामान बनाएंगे, बेचेंगे, तो दूसरा कंट्री ज्यादा ग्रो करेगा, ऑफ कोर्स। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, अग्री करता हूँ, बिल्कुल अग्री करता हूँ, ठीक है। और बताइए, और क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन की जरूरत देखिए आप, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है नीड, नीड को आपने पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया। देन कम टू दी गैप, क्यों रह जाता है, मतलब भारत सरकार तो इतने देशों से एफडीआई के अग्रीमेंट साइन करती है, पर वो एफडीआई एक्चुअली इंडिया में आती क्यों नहीं है? तो ये जब न्यूज में चल रहा था ना, तब सिंगापुर के पीएम इंडिया आए थे, और सिंगापुर के पीएम ने दे दनादन इंडिया की बुराई करी, क्रिटिसिज्म किया कि हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं और उनको रोक दिया जाता है, उनको कई बार क्लियरेंसेज नहीं मिलती, एनवायरमेंट क्लियरेंस या सोशल क्लियरेंस, कि किसी गांव के पास फैक्ट्री खोलेंगे तो गांव पे इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए परमिशन ही नहीं दी जा रही। तो ऐसे कई बार क्लियरेंस नहीं मिलती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलती है, अटका दी जाती है फाइल। फिर करप्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, हर चीज के कनेक्शन के लिए रिश्वत खिलाओ, हर ऑफिस में पोल टू पोल, ऑफिस टू ऑफिस भागो। करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, उस वजह से मटेरियलाइज नहीं होती है। इंडिया में चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट,
चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस जब होते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का एक बिजनेस माइंडसेट होता है या एक बिजनेस आइडियोलॉजी होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार गई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आई, तो बाकी देश डर जाते हैं कि अरे हम तो इंपोर्ट करने जा रहे थे इस देश में, यहाँ तो सरकार ही चेंज हो गई, अब हम क्या करेंगे। तो एक फैक्टर ये भी रहता है, एक रीजन ये भी रहता है। और क्या है, व्हाट आर दी अदर रीजंस, व्हाई देयर इज अ गैप। लिख रहे हैं बच्चे, में पॉइंट्स देखता हूं आपके। डीवैल्यूएशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, बिल्कुल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया में लेबर कॉस्ट सस्ती है बट बाकी रिसोर्सेज बहुत महंगे हैं। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाइना जानबूझ के अट्रैक्ट करता है अपनी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। लो स्किल लेवल, वर्कर्स में उतना स्किल लेवल नहीं है, स्किल्ड लेवल कम है, ठीक है ना। तो एक रीजन ये बनता है, इस वजह से कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कम हो जाती है। अगर वर्कर्स हैं भी तो स्किल्ड नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो काम हाई स्किल्ड काम है, वो हर बंदा तो नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई द अग्रीमेंट्स फेल शॉर्ट ऑफ। गवर्नमेंट्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो प्री कंडीशन है वो पूरी नहीं की जाती। अब कोई एफडीआई हमारे देश में आ रही है, हम उसको अप्रूवल नहीं दे पाए टाइम से, वो कंडीशन थी, हमने प्री कंडीशन थी पूरी नहीं करी है, तो फॉरेन पार्टीज भी सोचती हैं कि इंडिया इज नॉट सीरियस, तो उसको अब अंजाम देने का फायदा नहीं है। स्टेप्स क्या हो सकते हैं, टाइम फ्रेम बना दो, सिंगल विंडो क्लियरेंस क्रिएट करो, करप्शन को रोकने के लिए पूरा एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाओ जिनसे हम एफडीआई की संख्या एक्चुअली बढ़ा सकते हैं। रेड कारपेट रोल करनी पड़ेगी तब आएंगे हमारे देश में, कहते हैं ना, हमें रेड कारपेट रोल करनी पड़ेगी पूरी तरह से, हमें इनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, करप्शन कम करना पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, एक ही जगह पे जाके आपको सारी परमिशन मिल जाए, ताकि जगह जगह अलग अलग दफ्तर ना भागने पड़े, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये 2013 में भी आया, 2015 में भी आया, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। हाँ, मोर एसईजेड, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं हम, बिल्कुल। हाँ, स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। आ जाओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। दीजिए जवाब दीजिए, सोचिए। कैपिटल अकाउंट में आपका एफडीआई आता है, रेमिटेंस तो बिल्कुल भी नहीं आता। 3 जहां दिख रहा है वो काट दो, लो जी आंसर आ गया। रेमिटेंस तो बिल्कुल नहीं आता। 1 2 4 ये जरूर आते हैं, 3 आते हैं ना, ये करेक्ट आंसर बी होगा। आर वी ऑन द सेम पेज गाइस? हाँ, रेमिटेंस गलत, ये देखते गलत कर दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे, एक सेकंड, क्या है ऑप्शन, बी होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर आपका बी है, बी बी बी, इसको मत देखो, करेक्ट आंसर बी होगा। 1 2 एंड 4, 3 गलत है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बार ही ना एसडीआर हमें, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ वगैरह, तब पढ़ेंगे, तो तब एक बार रिपीट होगा। अभी आप बता दूं मैं, 2016 में आईएमएफ ना एसडीआर की वैल्यू दुनिया की बाकी करेंसीज की वैल्यू के हिसाब से निकालती है। रेनमिन भी चाइना की युआन जो है उसको ऐड किया था आईएमएफ के एसडीआर के वैल्यू को देखने के लिए। मतलब बेसिकली मैंगो शेक क्या होता है, मैंगो शेक इज अ मिक्सचर ऑफ मैंगो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ चेरी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, है ना। सब अलग अलग प्रपोर्शन के अंदर है। ऐसी एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, भी मैंगो शेक की तरह है, जिसमें अलग अलग करेंसीज की वैल्यू के बेसिस पे एसडीआर की वैल्यू डिफाइन होती है, जिसमें डॉलर भी आता है, पाउंड भी आता है, यूरो भी आता है, जापानीज येन भी आता है, और चाइनीज युआन भी अब 2016 1 अक्टूबर के बाद से आने लगा है। रुपया नहीं आता, रूबल नहीं आता, और साउथ अफ्रीका की करेंसी भी नहीं आती है। तो रेनमिन भी जरूर आता है, करेक्ट आंसर डी होगा।
ये देखो इस क्वेश्चन, इसको समझने के लिए कल पूरी क्लास लगी थी हमारी। युआन रेनमिन भी एक ही बात है भाई, नाम है उसके। इसका जवाब दो। जैसे रुपी और पैसा हो गया ना। अब ये देखो जरा, अब देखो हमें ऑब्वियस चीजें पकड़नी है। डीडी याद है, डिक्रीज इन नीर डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन नीर एप्रिसिएशन। ये कह रहे हैं एन इंक्रीज इन नीर इज इक्वल्स टू अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो ये तो सही हुआ ना, रटा तो था हमने। अच्छा, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। बाबू अभी हमने देखा और मैंने बताया था नीर और रीर के लिए सेम ही रहता है कॉन्सेप्ट, इनमें बस इन्फ्लेशन का फर्क है, बाकी तो सेम ही है। तो जब इंक्रीज होगा तो अप्रिसिएशन होगा, और जब बाबू जब अप्रिसिएशन होता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है। तो सेकंड तो सही नहीं हो सकता ना, काट दो जहां टू है। ओहो, आंसर आ गया, ए सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, थर्ड, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। हमारे देश में महंगाई ज्यादा है, इन अदर कंट्री सॉरी दूसरे देशों में महंगाई ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में, तो उससे नीर और रीर का गैप बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, महंगाई तो डिफरेंस होता है दोनों का, तो जितनी ज्यादा महंगाई उतना गैप बढ़ता है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। अब देखा क्यों इतनी कल कहानी बताई थी, क्यों इतना टाइम दिया था इस पे, इसलिए दिया था। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, क्वेश्चन तो हमारे बाकी हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन अब मेंस के मैं देना चाहता हूं, ये हमारा, हाँ ये नहीं होता ना, ये बताओ, ये बताओ। देखो करेक्ट आंसर इसका क्यों होगा और क्या होगा। डिवैल्यूएशन से क्या होगा, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स। हाँ, एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा ना, क्योंकि वो सस्ता हो गया उनके देश का एक्सपोर्ट, और वो पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, फॉरेन परचेजर्स खरीदेंगे भी ज्यादा। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अरे डिवैल्यूएशन से फॉरेन वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? आपकी करेंसी की वैल्यू, मतलब $1 80 का था तो वो 90 का होगा ना, राइट? तो वैल्यू तो बढ़ी ना, ये बढ़ी है, हमारे लिए कम हुई है, हमारे लिए कम हुई है। हमारे लिए क्या हुई है, फॉरेन वैल्यू क्या है, हमारे लिए कम हुई है, हमारी वैल्यू कम हुई है। नेक्स्ट है इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस डिवैल्यूएशन से नेसेसरली इंप्रूव नहीं होगा, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फायदा पहुंचेगा, ये पक्का है। ट्रेड बैलेंस मतलब कितना सामान सेल कर रहे हो, कितना सामान बाय कर रहे हो। अगर आप किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट हो तो आप बाय तो करे जा रहे हो, तो ट्रेड बैलेंस के चेंज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा, 1 ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी? ये बताइए। ट्रेड बैलेंस, बैलेंस शीट नहीं, ट्रेड बैलेंस मतलब, ट्रेड बैलेंस शब्द का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। वो ट्रेड बैलेंस शब्द होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस। जैसे चाइना के साथ हमारा 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है हमारे ट्रेड बैलेंस में। हम उनसे 117 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं और वो हमें 17 हम और वो हमसे 17 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। तो लगभग 100 बिलियन डॉलर का एक ट्रेड बैलेंस क्रिएट होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बेसिकली। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो पहला सेक्शन था ना गुड्स वाला, वही बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस ये देखो जरा। Which one of the following is the most likely measure the government of the RBI takes to stop the slide of Indian rupee? आरबीआई क्या कदम उठा सकता है? आरबीआई एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकता है, पर इससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि इससे इंडियन रुपए के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई? वो तो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये तो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो वो तो मॉनेटरी पॉलिसी तुम बढ़ा लो घटा लो, रुपए के ऊपर डायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा। सो इट्स नॉट अ मोस्ट लाइकली स्टेप। मोस्ट लाइकली मतलब जो करना ही करना है, डी वाला, इट इज नॉट द मोस्ट लाइकली स्टेप। और वही पूछा है क्वेश्चन ने। ईजिंग कंडीशंस रिलेटेड टू ईसीबी, लोन लेना बाहर से आसान कर दें, ये पहला पॉइंट है कि बाहर से सस्ता लोन मिल जाएगा। दूसरा, एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, बिल्कुल। डॉलर में उधार लेने की बजाय रुपए में ही लो, रुपए में ही पेमेंट करेंगे, वापस चुकाएंगे, तो डॉलर के फ्लक्चुएशन का अपन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। देखो ए भी, ये पॉइंट भी, पॉइंट नंबर ए भी, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो चीजें आपको चाहिए नहीं, जो चीजें लग्जूरियस चीजें हैं, जो बस आपके देश के ऊपर कर्ज बढ़ा रही हैं और कुछ नहीं, या आपके देश में ऐसी चीजें लेकर आ रहे हो जो लग्जूरियस हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा डॉलर आते हैं, उसके बदले रुपए कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू गेट मनी कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, तभी तो आप बाहर से खरीद पाओगे। अपने रुपए के बदले डॉलर लोगे तभी तो खरीद पाओगे। तो ये नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को रोकोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो रुपए के फॉल को। तो 1 2 एंड 3 ए बी सी तो सही है, डी गलत है। डी गलत है। एक बार जरा इस क्वेश्चन का जवाब दें, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। कर्बिंग मतलब रिड्यूस करना। अब देखो करेक्ट आंसर देखते हैं। करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये गुड्स का ट्रेड है, यही तो बताया था मैंने आपको। विजिबल, विजिबल जिसे कहते हैं, ये आता है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल ये आता है, ये दो आते हैं, है ना। तो 1 एंड 3 इकलौते एक ही ऑप्शन में है जो हमारा आंसर हो सकता है, दैट इज सी। तो सी इसका सही जवाब है। एक ही पॉसिबल ऑप्शन था हमारे पास, इसलिए तो मैंने बोला इकलौता ऑप्शन हमारे पास वो है सी, 1 एंड 3। ठीक। फॉरेन एसेट का मतलब हो गया कि आप कोई फॉरेन कंपनी खरीद रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में हो गया ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है लाइक दैट, गिफ्ट नहीं। फॉरेन एसेट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स।
जैसे हम कोई ब्रिटेन की कंपनी खरीद रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, जो जा रहा है बाहर, तो ये तो करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में आएगा। सी है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बता ही दोगे, जवाब दे ही दोगे, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखें, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, क्या, ऑल इंपोर्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, नॉर्मली ए ईयर। कैपिटल मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कैपिटल मूवमेंट ही नहीं, करंट अकाउंट वाली चीजें भी आती हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड नहीं होता, वो तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक एलिमेंट हो गया ना भाई। चार चीजें में से गुड्स, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स, इनमें से एक ही चीज लिख के छोड़ी हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, भाई सरकारों के बीच में नहीं है, ये सिटीजन्स या रेसिडेंट्स के बीच में है, तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी गलत हो गया, ठीक है ना। सर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बेसिक डिफरेंस बता दीजिए बेटा, मजाक कर रहे हो। अबे प्रताप जी, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ऐसे मत करो यार। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का मैंने बताया तो है, शॉर्ट टर्म होता है करंट अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल अकाउंट। हमने बात की तो थी, एक बारी क्विकली रिवाइज करना, क्लास खत्म होने के बाद ना, प्रीवियस लेक्चर रिवाइज जरूर करना, हमने बात की हुई है। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ओके, ये क्वेश्चन कर ही चुके हैं हम। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन मैं खुद से आपको करने के लिए दूं, करोगे? एक दो क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, वेट ऐड कर लूं पेज। जहां पे हमें आंसर लिखने हैं, मेंस ओरिएंट, मतलब आंसर बताना है आपको, लिखोगे क्या, मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर बताना। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन देता हूं मैं, ताकि हमारी मेंस की भी अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन हो सके। क्वेश्चन मैं बनाता हूं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी, डिस्कस इट्स advantages and disadvantages. Explain its advantages and disadvantages. सोचो, मैं बीच में स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, ब्रेक मत समझना, मैं आपको 10 मिनट सोच के पॉइंट लिखने के लिए दे रहा हूं, फिर मैं चेक करूंगा, देखूंगा आपके आंसर। बताओ, टाइमर लगा दूं मैं 10 मिनट्स का, ठीक है ना, जवाब दो। अभी आ रही है आवाज आपको? ये तो आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, माइक वाज ऑन म्यूट, आई विल रिपीट अगेन। मैंने कहा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के कॉन्सेप्ट को हमें समझाना है पहले इंट्रोडक्शन के अंदर। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है, ये समझाना था, जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर वो लोन जो कंपनीज इंडिया के बाहर से लेती हैं बिजनेस करने के लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल लोन विच द कंट्री टेक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, विच अ कंपनी टेक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, इससे आपके देश के ऊपर एक डेट क्रिएट होता है। मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मैंने यही पॉइंट आपको बताया, वही रिपीट कर देता हूं एक बारी। इसका फायदा ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है आपको, दूसरे देशों से लोन मिल जाता है, और सिर्फ पैसा ही नहीं, जो देश कई बार लोन देता है वो आपको टेक्निकल स्किल्स में मदद भी करता है, जैसे बैंक ऑफ जापान हो गया, जैसे जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हो गया, ये ओडीए देते हैं। ओडीए मतलब ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मदद दी जाती है, आपको लोन चीप रेट में मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ लोन मिलता है आपको। इट इज अवेलेबल थ्रू टू मेथड्स, ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट से, और कुछ तो पूरा ही ऑटोमेटिकली, अब मतलब आप लोन ले सकते हो बाहर से बिना सरकार की परमिशन के। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का ये एडवांटेज होता है कि इंडिया के बाहर से लोन दिया जा सकता है
बिना सरकार के अप्रूवल से। बट कुछ सेक्टर्स के अंदर लिमिट होती है, कैपिंग होती है। बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट आप लोन पे ले सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर सकते हो, और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल ही जाता है, क्योंकि दूसरे देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी काफी कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी भी म्यूट हूं क्या? अरे बोल तो रहा हूं मैं, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो रहा है ये? एक तो ये मेरे को स्टडी IQ का ये सिस्टम नहीं समझ आता। अनम्यूट कर भी दो, उसके बाद जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे तो वो अनम्यूट नहीं होता, और उसकी वजह से मेरे को नुकसान होता है। मेरे, सॉरी यार बच्चों, मैंने अनम्यूट प्रेस किया, आई हैव टू रिफ्रेश देन, वरना वो हटता नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, उस वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। आई एम सॉरी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एडवांटेज बताए पहले तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, आप व्हाट इज ECB कॉन्सेप्ट बताएंगे। एडवांटेज बताना है आपको कि इससे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, पैसा भी मिलता है, और टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल मदद भी मिलती है। जैसे बैंक ऑफ जापान और जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जब लोन देती है, जैसे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कहते हैं, उसके साथ साथ फंड्स मिलते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिलता है बहुत चीप रेट पे, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट भी मिलता है, और नॉर्मली पैसा ऑटोमेटिक रूप से मिल जाता है, तो सरकार की ज्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ती, अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। फिर डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा कि आप जहां पे पैसा सेव कर रहे हो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर, आप पैसा लूज भी कर रहे हो अगर अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो। एक्सटर्नल डेट क्रिएट्स बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, अगर उधार बहुत ज्यादा है तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, कंट्री के ऊपर बोझ पड़ता है, और जितना आपने उधार लिया है उसके आसपास आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। कल को उधार चुकाना हुआ तो आपके पास पैसा हमेशा रिजर्व में होना चाहिए। अच्छा, फॉरेन करेंसी भी फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने मिलता है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जिसकी वजह से जो पर्सन उधार लेके बैठा है उसे जितना पैसा लिया उससे ज्यादा उसे चुकाना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया था ना, $1 मिलियन लिए थे, 80 रुपए पर डॉलर के हिसाब से 8 करोड़ था, 100 रुपए पर डॉलर हो गया, 10 करोड़ हो गए। एंड लास्टली, इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के और RBI के होते हैं। इसको पूरी तरह कंप्लीटली अलाउ नहीं कर सकते, कैपिंग रखते हैं हम अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर। क्यों रखते हैं? क्योंकि सारा पैसा बाहर से लोन में ले लोगे, फिर बाद में करेंसी कहीं डेप्रिशिएट हो गई तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए लिमिट रखते हैं कि आप अगर लोन ले रहे हो तो सोच समझ के। एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो फॉरेन करेंसी में करते हैं, वो है फॉरेन करेंसी में जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हो, डॉलर वॉलर में उधार ले रहे हो, उसका एक ऑल्टरनेटिव है, मसाला बॉन्ड इशू करो। इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, आपको आपके रुपए में उधार मिल जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के मुकाबले। दिस इज एन इजी प्रोसेस, ठीक है ना। रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हेल्प इंडियन करेंसी टू बिहोल्ड, मतलब बेसिकली इट इज इन रुपी ओनली, तो आप रुपए में उधार ले रहे हो, रुपए में वापस चुका रहे हो, ठीक है ना। हाँ, जीका ने इंडिया के मेट्रो प्रोजेक्ट्स और जो शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पे जो आपका ये बन रहा है ना, द बुलेट ट्रेन, उसमें भी बहुत हेल्प करी है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर दिया। इसमें आपके पॉइंट्स भी कुछ कुछ वैल्यू एडिशन के लिए आप लिख सकते हो, मेरे को अच्छे लगे थे, ठीक है ना, काफी अच्छे पॉइंट्स थे। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना बना के आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेन बॉडी में ये लिखो, कंक्लूजन में लिखो। मैं तो सोच रहा हूँ हाइपोथेटिकली क्वेश्चन क्या बन सकता है। रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ फेडरल रिजर्व, रीसेंट स्टेप या रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ फेडरल रिजर्व वेयर it has decided to hold, to stop quantitative easing
it has decided to hold or stop quantitative easing is done so as to make American companies सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना है. डिस्कस 150 वर्ड्स 10 मार्क्स. अब आप इससे पहले समझना चाहोगे क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है. क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है जब कोई देश का सेंट्रल बैंक, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करना चाहे. जब अमेरिकन इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंजेक्ट करे पैसा अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर दे पैसा. मनी सप्लाई कम थी, उसको बढ़ावा देने के लिए. कैसे? अरे जैसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं ना, कि आप अपने बॉन्ड्स हमें बेच दो और हम आपको पैसा दे देंगे. यूएस भी ऐसा करता है. और ये सब आता है आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग नाम के कॉन्सेप्ट के अंदर. क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी को इजीली अवेलेबल करा रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग. आरबीआई के फेडरल रिजर्व ने कई सालों तक 2008 के बाद इस मेथड को यूज किया टू गिव इजी मनी टू द बैंक्स. आसान पैसा मिल सके, बैंक्स के पास पैसा आ सके और बैंक्स उसी पैसे को आगे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन पे घुमाए बिजनेसमैन को देकर, और बिजनेसमैन उससे बिजनेस करें, देश की ग्रोथ हो, देश में जॉब्स बढ़े. इस सब को करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने इस मेथड का इस्तेमाल किया टू प्रोवाइड इजी मनी टू द अमेरिकन बैंक्स सो दैट दे कैन प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस एट चीप इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है ना, विच कैन स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ. इस क्रिया की मदद से, इस काम की मदद से अमेरिका चाहता है टू क्रिएट जॉब्स इन यूएसए, जो जॉब लॉस हुआ था 2008 की क्राइसिस में. बट पिछले कुछ सालों में अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग रोक दी है और एक नए कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया है क्वांटिटेटिव ईजिंग से दूर जाकर, जिसे कहते हैं फेड टेपरिंग. फेड टेपरिंग, टेपर करना मतलब कोई चीज देना और वापस छीन लेना. फेडरल रिजर्व पहले मदद दे रहा था और फिर वो वापस छीनने लगा, जिससे जो एडिशनल मनी अमेरिकन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस मनी सप्लाई को कम किया गया. क्यों? रीजन क्या था? रीजन था अमेरिका में इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था. तो डर के मारे अमेरिका के सेंट्रल बैंक, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, उसने रोक दिया मनी सप्लाई ऐसे इंजेक्ट करना, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके. अब फेड टेपरिंग की प्रोसेस जो अमेरिका में की गई, इट वाज अ स्टेप विच वाज डन, जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने किया ताकि क्वांटिटेटिव ईजिंग को खत्म किया जा सके धीरे धीरे, एक एक करके. मतलब इट वाज नॉट डन इन अ फास्ट वे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली किया. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली किया, जैसे कहते हैं फेड टेपरिंग. धीरे धीरे जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे को पहले चलना खुद सिखाते हैं हाथ पकड़ के, फिर धीरे धीरे हाथ खींचना छोड़ देते हैं, हम हाथ खींचने लगते हैं, क्या वो चलना सीख गया है, खुद चल लेगा. ठीक है ना. यही फेड टेपरिंग के अंतर्गत होता है. फेड टेपरिंग की जो पहले बॉन्ड खरीद लेती थी अमेरिका की फेडरल रिजर्व, उसे खरीदना बंद किया और 2022 जुलाई तक अमेरिका ने इस प्रोसेस को मिनिमाइज कर दिया. जिससे क्या हुआ? जिससे अमेरिकन इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव ईजिंग कम हो पाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाया, आरबीआई ने लोन के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए. और अब आरबीआई में लोन के इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा थे कि मनी सप्लाई अचानक से कम हो गई. पिछले 3 से 4 साल अमेरिका ने रिसेशन के बहुत करीब फेस करे हैं. इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी रही हैं, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट. और अब अमेरिका रिसेशन में जाने लगा था, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट में कट करना पड़ा
अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के द्वारा 0.5 बेसिस पॉइंट्स का, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स का या 0.50% का इंटरेस्ट रेट कट किया है, ताकि मनी सप्लाई वापस बढ़ने लगे और इकोनॉमी वापस ग्रोथ के रास्ते पे आ सके और अमेरिका अपनी इकोनॉमी में रिसेशन को कंट्रोल कर सके। तो ये सारी प्रोसेस आपको लिखनी है, बतानी है अपने इस क्वेश्चन में। कंक्लूजन में ये इंडिया वाले स्टेप्स को बता सकते हो। उन्होंने सेल्फ रिलायंट और अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया था, बट क्वांटिटेटिव ईजिंग अब खत्म कर दी है उन्होंने आज के टाइम में। इट वाज डन क्यों? क्योंकि 2008 के बाद जो क्राइसिस हुई थी ना अमेरिका में, उसके बाद इकोनॉमी को वापस स्टिमुलेट करना था। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्लीज उसको करिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड? बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को आप लिख के भेज सकते हो आंसर, मैं चेक कर दूंगा। सीएसई या मेरी टीम के मेंबर्स हैं, वो चेक करके आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। सीएसई विद वसु सर। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब व्हाट रीसेंट इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट has taken to boost the foreign trade, to boost the foreign trade। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है? पोर्टल पर कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, मेरे को कर लो, एक ही बात है। मेंटर्स को भी दे सकते हो, पर मैं, मेरी टीम भी चेक कर देगी कोई ऐसी, या मैं चेक कर दूंगा जब भी फ्री हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूछो, आप कोई सवाल वगैरह अगर पूछना है तो। मेरी तरफ से अभी आज का सेशन यहाँ पर डन है। एंड आई रियली अपोलोजाइज, बीच में जो एक बार माइक खराब हो गया था, माइक खराब नहीं, सॉरी, म्यूट हो गया था, माइक बंद हो गया था। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक दिन लो, कल आपका, कल सेशन नहीं है मैंने बताया। जीएस 1, 2 और फिर परसों जीएस 3, 4 का पेपर है, तो मैं उसकी एनालिसिस में बिजी हूँगा आपके साथ। यूट्यूब पे जीएस पेपर 3 की इकोनॉमिक्स के सेक्शन की एनालिसिस स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं करा रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं इस बार पेपर कैसा आया, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपका इन माय ओपिनियन इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास बहुत कुछ लिखने के लिए होगा। आपके नोट्स में आप इतना कुछ लिखा हुआ है कि हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम बनाई है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी 2023 की। तो बहुत कुछ है। प्रॉब्लम आएगी कि इतने सारी चीजों को कंसाइज तरीके से कैसे लिखना है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अदरवाइज मेरे को लगता है आप लोग कर लोगे, ठीक है ना? सर आपके पास आज मेंस का पेपर है, ऐसे का पेपर? हाँ, वो मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, कहीं भी भेज दो अमन, कहीं भी भेज दो, ठीक है ना? एसपीएस मतलब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स स्टैंडर्ड्स, जिनके तहत हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइन का मतलब है कि आपके देश से मेरे देश में कोई सामान आ रहा है, अगर वो मेरे देश के सिटीजन्स की हेल्थ के लिए खतरनाक है, तो मैं उसके इंपोर्ट को रोक दूंगा। ये हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस एज पर डब्ल्यूटीओ कोई भी देश कर सकता है। वैसे आप स्टॉप नहीं कर सकते ट्रेड को, बट आप हेल्थ के बेसिस पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है ना? आज का ऐसे का पेपर बहुत आसान था, आज बहुत इजी था, मतलब पिछले 10 साल का सबसे इजी पेपर मुझे लग रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्राइब व्हाट रीसेंट इनिशिएटिव्स, डिस्क्राइब व्हाट रीसेंट इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन टू बूस्ट द फॉरेन ट्रेड। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, लिख के मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। तो आपको मैंने आज का होमवर्क दिया है, प्लीज कर दीजिएगा, आप मुझे इसको चेक कर लिख के भेजिएगा, ठीक है सर? तो ड्रग इंपोर्ट में एसपीएस नॉर्म सबसे स्ट्रिक्ट होने चाहिए। फूड आइटम्स में, और ड्रग भी हो गया, फूड आइटम्स हो गया, इन दोनों में होते हैं और काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और पूछें सर, यूएसए का डॉलर वर्ल्ड में यूज होता है, पर यूएसए में इन्फ्लेशन ज्यादा है। अभी इस समय तो रिसेशन है, क्योंकि डिमांड ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है अमेरिका में, खुद की ग्रोथ इतनी है नहीं, और वो इतना हेविली इन्वेस्टेड है दूसरे देशों के अंदर, वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना कहीं ना कहीं इग्नोर कर गए, है ना?
पाम, देखो आपके उगाई गई चीज के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कोई केमिकल या कोई हजार्डस चीज होनी चाहिए। अब जैसे मान लो किसी देश में पाम ऑयल बन रहा है, उस पाम ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर कोई केमिकल यूज हुआ है, कोई फर्टिलाइजर केमिकल यूज हुआ है, तब आप प्रतिबंध लगा सकते हो। ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी बेसिस पे रोक दोगे, प्रोहिबिट कर दोगे। समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू कैन कंट्रोल दैट। और इंडिया तो पाम ऑयल खुद खरीदता है, क्योंकि पाम ऑयल धड़ल्ले से इंडिया में पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। आप जो चिप्स खा रहे हो, आप जो कुरकुरे वुरकुरे, पाम ऑयल में तले जाते हैं, ये पाम ऑयल में तले जाते हैं। पाम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है भाई। सरसों का तेल फिर भी अच्छा है, घी अच्छा है हमारे देश का, नारियल का तेल अच्छा होता है। पाम ऑयल स्लो पॉइजन है, और कंपनियां उसे क्यों यूज करती हैं? सस्ता आता है, उसकी कोई अलग से स्मेल नहीं होती है। सरसों के तेल में तली गई चीज की अलग स्मेल होती है, टेस्ट अलग होता है, स्मेल अलग होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये हेल्थ के बेसिस पे टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस हेल्थ, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन भेजना जरूर यार याद से। एंड ओके, देन वील स्टॉप हियर। नो क्लास टुमारो, विल मीट ऑन मंडे, ठीक है। यस अंशिका, मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, मेरे पास क्वेश्चंस का एक्सेस नहीं है अंशिका, मैं क्वेश्चंस ले लूंगा और फिर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, एक्सप्लेन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। आप शायद वो कह रहे हो, रेपो कह रहे हो। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मतलब क्या कह रहे हो आप? इन्फ्लेशन के सॉल्यूशंस ना, तो वो हमने डिस्कस किए हैं, रेपो रिवर्स रेपो वाला। वो आपके शायद पॉइंट मिस हो गया, एक बार उसे फिर से पढ़ लेना। सर SMA 0 ड्यूरेशन 1 दिन से 30 दिन तक, SMA 1 की 31 से 60, SMA 2 की 61 से 90, 91 डेज के बाद NPA। सर आज तो डिफेंस स्टॉक में गजब कर दिया। हाँ, कोचिन शिपयार्ड 10% ग्रो हुआ है आज, ठीक है ना। खुशी देख रहे हो? ये पार्टी मत मांग लेना बस कोई। चलो सर, इतने सारे फुल फॉर्म्स भाई, कुछ भी नहीं है ये। अरे सोचो, जो डॉक्टर बनते हैं वो लोग तो कैसी कैसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद करते हैं। असाइटिक एसिड रिफ्लक्स, कितने अजीब अजीब टर्मिनोलॉजी। तो आपको उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, तो बड़े जनरल से शब्द है, कर लोगे आप लोग। इतनी फुल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो लेट्स मीट ऑन मंडे नाउ। गुड लक, बाय गाइस, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।